नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं अपनो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत और दौसा से बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। गुर्जर शहीद श्रद्धांजलि सभा आज सिकंदरा में शहीद मेले का यहां पर आयोजन और 13 राज्यों के गुर्जर जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। गुर्जर शहीद स्थल पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धांजलि सभा में सचिन पायलट, विजय बैसला, विधायक गजराज खटाना समेत जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। आपको ये भी जानकारी दे दी कि 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन में प्रदेश में यहाँ पर 76 लोगों की जो है मौत हुई थी। सिकंदरा में 24 जो है पुलिस का शिकार हुए थे। बड़ी संख्या में लोगों के अब कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद है। और 2008 में आपको बता दें कि गुर्जर आंदोलन हुआ था और उस दौरान पुलिस की गोली के शिकार हुए थे प्रदेश के 76 गुर्जर समाज के लोग। आज उन्हें दौसा के सिकंदरा में गुर्जर शहीद मेले का आयोजन करके जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी, उन्हें याद किया जाएगा। कार्यक्रम में आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, इसके साथ ही गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अगुवा रहे स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे विजय बैसला, बांदीकुई से विधायक जीआर खटाना समेत कई समाज के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी तादाद में गुर्जर समाज के लोग आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। और सहयोगी लक्ष्मी अवतार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मी, बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग यहां पर एकत्रित होंगे, कई जनप्रतिनिधि पहुंचने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल हमको देखिए, दौसा के जो सिकंदरा चौराहा है वहाँ पे जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली का शिकार जो लोग हुए थे उनकी याद में हर बार यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। इस बार थोड़ा बड़े स्तर में श्रद्धांजलि सभा का जी चलिए, तुम्हारे सहयोगी यहाँ पर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हुए थे और उनका यही कहना है कि हर साल की तरह आयोजन इस साल भी हो रहा है, लेकिन इस बार आयोजन भव्य हो रहा है और ऐसे में बड़ी संख्या में समाज से लोगों के जुटने की उम्मीद है। सीकर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीकर के नेक्सा एवरग्रीन घोटाले से जुड़ा हुआ मामला और 2700 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ मामला, हाईकोर्ट ने मामले का संपूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड तलब किया है। 1 सप्ताह में ये पेश करना होगा। 1 सप्ताह में पेश करने के आदेश जस्टिस उमर शंकर व्यास ने ये आदेश दिए हैं। और महाठग रणवीर बिजरानिया और उसके साथ ही अन्य की जमानत याचिकाओं को लेकर ये आदेश दिया है। धोलेरा सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर हजारों लोगों से ठगी का ये मामला और मामले में आरोपियों के खिलाफ 10 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि सीकर के नेक्सा एवरग्रीन घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। 2700 करोड़ रुपए का घोटाला और हाईकोर्ट ने अब इस मामले में संपूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो तलब किया है। और ज्यादा जानकारी दे पाएंगे सहयोगी महेश पारिक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। महेश, अब कोर्ट की तरफ से जो तमाम आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं वो तलब किए गए हैं, कितने समय में रिकॉर्ड्स देने होंगे? देखिए, बताना चाहूंगा ये करीबन जो है 2700 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसमें कोर्ट ने एक जमानत अर्जी लगी थी, उसमें कोर्ट ने जो है समस्त आपराधिक रिकॉर्ड 1 सप्ताह में पेश करने के लिए जो है दिशा निर्देश जारी किए। बताना चाहूंगा कि इसमें करीबन 135 एफआईआर है। जो आरोपी है रणवीर बिजरानिया ने उनके खिलाफ ये दर्ज हुआ था। एक सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने एक चेन सिस्टम के जरिए निवेश के नाम पे मोटा जासा दिया कि 14 महीने में जो आपका जो राशि है वो डबल हो जाएगी और हर सप्ताह पे आउट किया जाएगा उनके खातों में। लेकिन ये ठगी करते हुए और फिर फरार हो गए। नेपाल जाते हुए इनको रास्ते से पकड़ा गया था और फिलहाल जो है उनके खिलाफ 135 मामले दर्ज हो चुके हैं। कुछ मामलों में राजीनामे के आधार पर इनको जमानत मांगी, लेकिन कोर्ट ने सारा आपराधिक रिपोर्ट देखने के बाद ही जो है मामले में कोई भी आदेश देने के लिए कहा है और 1 सप्ताह में सारा आपराधिक रिपोर्ट पेश करने के लिए। ठीक है महेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के। अजमेर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का 31 मई को अजमेर दौरा है और कायड़ विश्राम स्थली पर जनसभा को पीएम संबोधित करेंगे। विश्राम स्थली पर भूमि पूजन हो रहा है
और विधायक सुरेश रावत, इसके साथ ही अनीता भदेल समेत कार्यकर्ताओं ने भूमि पूजन शुरू किया है। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भूमि पूजन ये कार्यक्रम। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, कायड़ विश्राम स्थलीय जनसभा को संबोधित करेंगे और उससे पहले ये भूमि पूजन किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, इसके साथ ही यहां पर आपको बता दें कि विधायक हैं वो मौजूद हैं, अनीता भदेल यहां पर मौजूद हैं। तमाम कार्यकर्ता की मौजूदगी में भूमि पूजन कार्यक्रम किया जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 31 मई को अजमेर का दौरा है। कायड़ विश्राम स्थली पर ये पीएम मोदी का जनसभा, यहां पर पीएम मोदी की जनसभा जो है आयोजित होगी और ऐसे में 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का लक्ष्य रखा गया है। कायड़ सभा स्थल पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो हैं वो यहां पर भूमि पूजन कर रहे हैं। और पूजन के बाद आपको बता दें कि इस समय सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी, इसके साथ ही सुरेश सिंह रावत, अनीता भदेल भी पूजा में यहां पर शामिल हैं। साथ ही उप महापौर नीरज जैन, अमित भंसाली, जगवीर सिंह चुंडावत, इसके साथ ही रचित कछवाहा और तमाम भाजपा के पदाधिकारी पूजा में बैठे हुए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2018 में इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया था और उस वक्त भी जनसभा से पहले इसी तरीके से भूमि पूजन किया गया था। इस बार भी जनसभा से पहले ये भूमि पूजन किया जा रहा है। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। युवक का अपहरण कर बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगे है। गोकुल विहार, आपको बता दें कि बुधसिंहपुरा सांगानेर का यह मामला बताया जा रहा है। पिता जगदीश नारायण मीणा ने सांगानेर थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया है। वीडियो कॉल पर युवक के पिता से फिरौती मांगी गई। कहा कि 25 मई तक एक खोखा की व्यवस्था करनी होगी और अगर किसी को कुछ कहा तो छोटा वाला बेटा निशाने पर है। तो देखिए, जयपुर से ये बड़ी खबर है। बदमाशों ने युवक का अपहरण किया और पिता से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। बताया जा रहा है कि वीडियो कॉल पर ये फिरौती मांगी गई है। कहा है कि छोटा बेटा निशाने पर है और अगर कुछ चालाकी की गई तो अल्लाह कसम ऐसे दूसरा बेटा और तुझे सबको जहन्नुम पहुंचा दूंगा। आपको बता दें कि हनुमान मीणा नाम के युवक का अपहरण किया गया है। बदमाशों ने पुलिस में शिकायत करने पर परिवादी और उसके अपहृत पुत्र, इसके साथ ही छोटे बेटे को मारने की धमकी दी है। हमारे सहयोगी आशुतोष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। आशुतोष, इतना बड़ा मामला यहाँ पर जयपुर में सामने आया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पुलिस को क्या अब तक कुछ सुराग मिल पाया है? देखिए, जो अपराध हनुमान मीणा, उसके पिता की तरफ से ये मुकदमा दर्ज कराया गया है कि उनका जो बेटा है वो सरस डेयरी मालवीय नगर में काम करता है और घर से सुबह निकला था दफ्तर के लिए ही, लेकिन देर रात तक वापस नहीं आया। उसके बाद काफी ढूंढा गया। उसके बाद में एक वीडियो कॉल उनके पास आया, हनुमान के ही, उनके बेटे के ही फोन से ये कॉल आया और उसमें दिखाया बेटे को रस्सियों से बंधा हुआ दिखाया गया और कहा कि 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था करा। पहले कहा कि 1 खोखे की व्यवस्था करा दें। उसके बाद पिता समझ नहीं पाए कि 1 खोखे का मतलब क्या होता है। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था है वो कर दे, नहीं तो जो छोटा बेटा है वो भी हमारे निशाने पर है। और उसके बाद में इस तरह की जो लैंग्वेज है वो यूज की गई कि अगर पैसों की व्यवस्था नहीं की तो अल्लाह कसम जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा, छोटे बेटे को भी और पिता को भी। पूरे मामले के अंदर टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनके आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, लेकिन जयपुर में अपने में बेहद संगीन मामला किडनैपिंग का। अब इसके अंदर किडनैपिंग के अंदर क्या ये कोई किसी तरह की ऑर्गेनाइज गैंग है, संगठित अपराध करने वाली गैंग है, या सरस डेयरी में ये काम करता है, उसके बारे में कुछ इनपुट था। परिवार के पास इस तरह का कोई कैश आया हुआ है, ये बात किसी व्यक्ति को पता थी, क्योंकि बकायदा 3 वीडियो कॉल करके 25 मई तक का समय दिया गया है। आज 24 मई होती, कहा गया है कि 25 मई तक 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर ले, नहीं तो तीनों को, यानी कि पिता को, छोटे बेटे को और जिस अपराध किया हनुमान को, उसको जहन्नम पहुंचा दिया जाएगा। इस तरह की धमकी दी जी। आशुतोष, ये जो धमकी दी गई है, क्या जो पीड़ित हैं पिता, उनको
उनकी तरफ से क्या किसी पर शक जाहिर किया गया है? किसी से कोई दुश्मनी या रंजिश का मामला अगर हुआ हो, किसी पर शक? देखिए, पुलिस को हर वो जानकारी दी गई है जिससे हर पहलू पे जांच की जा सके। फिलहाल तो पिता की तरफ से बताया गया है कि किसी तरह का कोई झगड़ा या किसी तरह की कोई जो रंजिश थी उनके परिवार की या उनके बेटे की नहीं थी। अब बहुत स्मार्टनेस दिखाते हुए जो अपहृत हनुमान मीना है, जिसका अपहरण हुआ है, उसी के मोबाइल से वीडियो कॉल किया गया है और लोकेशन प्राप्त करने में थोड़ी सी पुलिस को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जहां तक अभी हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास कर रही है। किसी तरह की जो बड़ी लीड है वो जयपुर पुलिस को हासिल हुई है। ठीक है आशुतोष, नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर राजसमंद की आमेट नगर पालिका में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने संविदा कर्मचारी उमेश मेवाड़ा को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। ये रिश्वत प्रधानमंत्री आवास योजना का बिल पास करने के एवज में मांगी गई थी। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान उमेश का साथी कर्मचारी दीपक मेवाड़ा मौके से फरार हो गया। हालांकि इससे पहले भी आमेट नगर पालिका में एसीबी ने कार्रवाई की थी। जयपुर से एक और खबर यहां पर सामने आ रही है। आपको बता दें कि योजना भवन के डीओआईटी बेसमेंट से कैश और गोल्ड बरामद होने का मामला। एसीबी गिरफ्तार वेद प्रकाश यादव को सुबह 10:30 बजे एसीबी कोर्ट में पेश करेगी। एक बार फिर से वेद प्रकाश यादव का रिमांड एसीबी मांग सकती है। तो देखिए, आपको बता दें कि योजना भवन बेसमेंट से करोड़ों रुपए मिलने का ये पूरा मामला और गोल्ड मिलने का ये मामला है। और जो यहाँ पर वेद प्रकाश है एसीबी के गिरफ्त में है और आज सुबह बताया जा रहा है कि एसीबी जो है 10:30 बजे कोर्ट में पेश करेगी एसीबी कोर्ट में। और एक बार फिर से उसकी रिमांड एसीबी की तरफ से मांगी जा सकती है ताकि पूछताछ और यहां पर की जा सके। जयपुर से खबर, जहां पर जेडीए प्रवर्तन शाखा की अलग अलग जगहों पर कार्रवाई देखने को मिली है। जोन 6 में कल्याण नगर वीकेआई रोड नंबर 5 के सामने कार्रवाई हुई है। यहां पर आवासीय भूखंड 158 वर्गज में बेसमेंट 4 मंजिला अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग सील की गई है। जोन 8 में शिव एनक्लेव में बेसमेंट 3 मंजिला निर्माणाधीन अवैध बिल्डिंग सील की गई है। 2 आवासीय भूखंड को अवैध रूप से संयुक्त कर निर्माण किया जा रहा था। तो वहीं 264 वर्ग मीटर में जेडीए के बिना स्वीकृति अनुमोदन के निर्माण करवाया जा रहा था। जोन 9 में भी कार्रवाई हुई है। यहां पर पशुपतिनाथ नगर में 4 मंजिला बिल्डिंग सील की गई है। भूखंड संख्या 168 में बनाई जा रही थी, यहां पर 78 में। और आपको बता दें कि यहां पर भी अवैध बिल्डिंग को सील किया गया है। जोधपुर से खबर है, जहां पर एमडीएम अस्पताल के न्यूरो सर्जरी वार्ड में छत का प्लास्टर गिरा। प्लास्टर के साथ फॉल सीलिंग वॉल भी गिर गई और बीती रात की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि छत का प्लास्टर गिरने से एक बार के लिए अफरा तफरी वहां पर मची, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं आई। उधर अलवर के खेलड़ी क्षेत्र के गारू गांव में एक कुआं पूजन कार्यक्रम में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। अब इसमें 150 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। इन्हें उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद खेलड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी का इलाज किया जा रहा है। उधर सूचना के बाद मौके पर थानाधिकारी महावीर प्रसाद पहुंचे। उन्होंने अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके परिजनों से जानकारी ली है। कुछ का इलाज कठूमर, खेलड़ी और इसके साथ ही गारू गांव में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक दाल बाटी चूरमा बना था और पूरे गांव को न्योता दिया गया था। अब इसमें 700 से 800 लोगों ने खाना खाया और खाने के कुछ घंटों बाद ही कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी और चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा अलवर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को इसकी सूचना दी गई है। अब यहां पर सैंपल लिए गए हैं और टीम के आने पर सैंपल की जांच करवाई जाएगी। दाल बाटी चूरमा का प्रोग्राम हुआ है, जिससे हमें ये सस्पेक्ट लग रहा है कि शायद उसकी वजह से पॉइजनिंग हुई है। इसमें काफ़ी मात्रा में पेशेंट उल्टी, दस्त
पेट दर्द इसके यहाँ पर एडमिट हुए हैं। अभी तक हमारे यहाँ पर लगभग 70 से 80 पेशेंट जो हैं हमने भर्ती कर दिया है और 10-20 पेशेंट मेनली उल्टी और दर्द की शिकायत लेकर के आए हैं। राजस्थान पुलिस ने जोधपुर में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने यहां पर ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत जोधपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश अजय पाल को पकड़ा है। अजय पाल को आजीवन कारावास की सजा मिली थी, जो कि पैरोल पर फरार हो गया था और तब से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। उसके खिलाफ 2 हत्याओं का मामला दर्ज था। अजय पाल के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ आपको बता दें कि उसको बचाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। पुलिस मेरे पीछे गिरफ्तारी के लिए इस कदर पड़ी थी कि मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। जो मुझे शरण देता है या उसको जो दोस्त थे या मेरे रिश्तेदार जो भी मुझे शरण देते उनको गिरफ्तार कर लेती। मैंने अपराध तो कर लिया, लेकिन मेरा जीवन दूभर हो गया। कोई भी पैसे की लालच में अपराध न करे। युवाओं से मेरी यही विनती है कि कोई भी युवा अपराध पैसों के लालच में नहीं। उधर बालपुरा जिला बनाव कोर कमेटी का प्रतिनिधि मंडल आज प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात करेगा। यह मुलाकात जयपुर में होगी और प्रतिनिधि मंडल मालपुरा को जिला बनाने के लिए अपना पक्ष रखेगा। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र में शिवनगर में पिता पुत्र पर गाड़ियों से सवार होकर आए दर्जन भर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में आरोपियों ने पिता पुत्र को पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। उधर पिता को गंभीर रूप से घायल कर पांव तोड़ दिए। गंभीर घायल पिता का बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर थाना पुलिस लगातार दबिश दे रही है, तो वहीं पुलिस की प्रारंभिक जांच में अवैध संबंध की बात सामने आ रही है। सरमथुरा उपखंड के बरौली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाएं और 2 बालिकाएं घायल हो गए। सभी घायल महिलाओं और बालिकाओं को आपको बता दें कि यहां पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और बताया जा रहा है कि कुएं से पानी भरकर वापस अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से झुलस गई और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सभी महिलाएं कुएं पर से पानी लेकर घरों की तरफ जा रही थी। तभी अचानक बारिश शुरू हुई। बारिश से बचने के लिए लोग जगह की तलाश कर रहे थे। एक जगह खड़े हो गए, लेकिन तब तक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। उधर धौलपुर के मनिया थाना इलाके के एक गांव में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहां पर मनिया थाना इलाके में रहने वाले एक पिता ने अपनी 7 साल की बच्ची को एक अधेड़ को 4.5 लाख रुपए में बेच दिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाबालिग को आरोपी के घर से दस्तयाब कर लिया है। और आपको बता दें कि मनिया सीओ दीपक खंडेलवाल ने बताया है कि मनिया थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक 7 साल की बच्ची का विवाह किया गया है। सूचना के बाद पुलिस टीम का गठन करके विरजा का पूरा गांव पुलिस पहुंची और गांव के बाहर सुनसान स्थान पर एक घर बना हुआ था, जहां पर 7 साल की बच्ची खेलती हुई मिली। उसके हाथों में मेहंदी थी, पैरों में बिछुआ और मांग भरी हुई थी। उधर बच्ची से पूछताछ की कोशिश की गई, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाए। उसके बाद मनिया सीओ दीपक खंडेलवाल ने 7 साल की नाबालिग बच्ची को उसके पिता ने यहाँ पर पता चला कि उसके पिता ने उसे बेच दिया है। 4.5 लाख रुपए में उसने अधेड़ के साथ सौदा करके बच्चे की शादी उससे करवा दी। इस बारे में फिर उस लड़के को भी गिरफ्तार किया गया और पुलिस की तरफ से एसआई की तरफ से एफआईआर दर्ज करी थाने में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की और अन्य धाराओं में। इस पर पर्चा दर्ज करने के बाद में इसका पूरा पता करेंगे कि भाई इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, खरीदने में, बेचने में कौन बिचौलिया है। शादी जिससे हुई उसको भी कानून की धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा। अलवर का रुख कर रहे हैं। अलवर के शाहजहांपुर स्थानीय थाना पुलिस ने गौ तस्करी के लिए पिकअप में भरकर हरियाणा की ओर ले जाए जा रहे आधा दर्जन गौवंशों को मुक्त करवाया है। पिकअप को जब्त कर लिया गया है। उधर थानाधिकारी विक्रम सिंह चौधरी के अनुसार मुखबिर की खास सूचना मिली थी। एक बेलोरो पिकअप में गौ तस्कर गाय और सांड भरकर बिजवाड़ चौराहे से यहाँ पर दुर्गावास मार्ग होते हुए हरियाणा की सीमा की तरफ जा रहे हैं।
उधर सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी की। इसमें बोलेरो पिकअप चालक पुलिस जाब्ते को देखकर पिकअप को भगा कर ले जाने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और पिकअप को छोटा दुगाबास में छोड़कर गौ तस्कर वहां से भाग गए। अब इसमें आपको बता दें कि 4 गाय और 2 सांड जो है वो जीवित मिले हैं, लेकिन इनके मुंह और पैर रस्सियों से बेरहमी से बांधे हुए थे। उधर खैतारात गौशाला मुंडनवाड़ा खुर्द में गौवंशों को मुक्त करवाया गया है। पावटा के प्राचीन छतरी वाले हनुमान मंदिर से शिवलिंग गायब हो गया। सुबह मंदिर में ग्रामीणों ने यहां पर पहुंचकर देखा तो शिवलिंग गायब मिला और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाले तो एक व्यक्ति शिवलिंग को ले जाते हुए दिखा। उसके बाद बताया जा रहा है कि व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से बीमार है और जब आसपास के क्षेत्रों में शिवलिंग की तलाश की गई तो शिवलिंग मुख्य बाजार में एक स्थान पर मिला। अब इस पर पुलिस ने शिवलिंग को मंदिर कमेटी को सकुशल सौंप दिया है। टॉक का रुख कर रहे हैं, जहां पर टॉक नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की पिछले 1 सप्ताह से चल रही हड़ताल देर रात खत्म हुई है। हड़ताल के चलते शहर के बिगड़े हालातों पर जी राजस्थान की खबर पर दमदार असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि बीती देर रात नगर परिषद सभापति अली अहमद के आवास पर 2 घंटे की लंबी वार्ता हुई और सफाई कार्मिकों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया और उसके बाद काम पर लौट आए हैं। आज सुबह शहर में उसका असर भी देखने को मिला है। शहर में सफाई कार्य सुचारू से हुआ है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से टॉक नगर परिषद के सफाई कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर थे और घंटाघर चौराहे पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने बड़े सोच समझ के, बड़े समझदारी से शहर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी माताजी बीमार होते हुए भी हमारे लिए समय निकाला और समय निकाल के हमें हमारा जो समझौता है उसे सम्मानजनक तरीके से किया और हम सब चेयरमैन साहब के जो समझौता किया है उससे सब खुश हैं और सब प्रसन्न हैं और हमारी सबकी दिली इच्छा है कि उनकी माताजी परमात्मा करे ठीक हो जल्दी। पिछले सप्ताह जैसलमेर के अमर सागर गांव में पाक विस्थापितों द्वारा बनाए गए मकानों पर यूआईटी ने कार्रवाई करते हुए करीब 40 परिवारों के आशियाने हटा दिए थे। इसके बाद पाक विस्थापित लोग जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे धरने पर बैठ गए। उसके बाद जिला कलेक्टर टीना डाबी और पाक विस्थापितों के बीच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक समझौता हुआ। जिन पाक विस्थापितों को नागरिकता मिल चुकी है उन्हें 7 दिन में ही जिला प्रशासन द्वारा रहने के लिए उचित जमीन दी जाएगी और जिन्हें नागरिकता अभी तक नहीं मिली है उन्हें शहर के डेडा नजर रोड स्थित रैन बसेरे में जिला प्रशासन के खर्चे पर ठहराया जाएगा। अब इस प्रस्ताव के बाद पाक विस्थापितों ने अपना धरना समाप्त कर दिया और शहर से सटे मूल सागर गांव में करीब 40 बीघा जमीन पाक विस्थापितों के लिए जिला प्रशासन ने अलॉट कर दी है। इतिहास से इन लोगों का वास्ता है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो सामाजिक रहा है, रिश्ता रहा है विस्थापितों का जैसलमेर से। जैसलमेर के अंदर एक बाकायदा गैर विस्थापितों के लिए और विस्थापितों दोनों के लिए एक पॉलिसी की शुरुआत करती है। अलवर शहर के अंबेडकर नगर निवासी यश कुमार शर्मा की यूपीएससी में 196 रैंक आई है। आपको बता दें कि यश शर्मा ने दिल्ली में भी पढ़ाई की और घर पर रहकर भी पढ़ाई की। तो वहीं यश कुमार का कहना है कि मेरे छोटे भाई ने मेरा पढ़ाई में बहुत सहयोग किया और उन्होंने पहले ही ये संकल्प कर लिया था कि मुझे इसी नौकरी में जाना है और उसी संकल्प के साथ मैंने पूरी पढ़ाई की और इसलिए आईबी में भी नहीं गया। 2019 में कॉलेज पास आउट करने के बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की और तीसरा अटेम्प्ट था। अलवर निवासी यश कुमार शर्मा ने उनके पिता जो हैं लोकेश कुमार शर्मा, वो रीडर ग्रेड प्रथम एडीजी नंबर 2 अलवर में है। आज रिजल्ट आया है और अलवर शहर से एक युवा यूपीएससी क्लियर किया है। 196 रैंक है। हम उनसे जानते हैं किस तरह उन्होंने तैयारी की, क्या जज्बा लेके उन्होंने यूपीएससी दी। सबसे पहले आपके यूपीएससी में चयन होने पर बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यश कुमार शर्मा है। सीधा सा सवाल है, यूपीएससी क्रैक करने का कैसे सोचा?
कॉलेज के टाइम में बहुत सारे दोस्त थे जो यूपीएससी तैयारी करने की सोच रहे थे। जो मैं स्ट्रीम में था, जिस स्ट्रीम में था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें मेरी कोई बहुत खास रुचि नहीं थी। मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि और क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स होंगे जो मेरे लिए अच्छे होंगे। उस टाइम मुझे लगा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ 2019 में, मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर दी। रिजल्ट की सूचना मिलते ही कैसा अनुभव किया? अच्छा अनुभव किया। रैंक थोड़ी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मिक्स्ड फीलिंग्स थी। अभी भी आज ही रिज़ल्ट आया तो थोड़ा सिंक इन हो रहा है कि हुआ क्या है, बट हाँ, थोड़ी अच्छी ही फीलिंग थी। दोस्त यारों में और माता पिता को कितनी खुशी हुई, उसके बारे में 2 शब्दों में? मेरे से तो ज़्यादा ही खुश हैं सब। मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं और दोस्तों के भी तब से लगातार कॉल ही आ रहे हैं, तो सब बहुत खुश हैं। ये थे हमारे साथ यश शर्मा, यूपीएससी 2022-23 में चुने गए हैं, 196 रैंक के। कैमरा पर्सन लक्ष्य खत्री के साथ स्वदेश कपिल, जी मीडिया, अलवर। और चलिए बुलेटिन में आ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।